Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is regulation of respiratory systems. अगर हम बात करें रेस्पिरेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेट इज कॉल्ड रेगुलेशन। अगर अपन बात करें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशंस में दो टाइप का रेगुलेशन होता है, एक न्यूरल रेगुलेशन, एक हो जाएगा केमिकल रेगुलेशन। जो न्यूरल रेगुलेशन है, न्यूरल रेगुलेशन का जो सेंटर प्रेजेंट होता है यह आपका ब्रेन्स में प्रेजेंट होगा। किसमें? ब्रेन में प्रेजेंट होगा। और ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होगा? पोन्स में प्रेजेंट होगा और मेडुला में प्रेजेंट होगा। याद रखना, अगर हम बात करें रेगुलेशन का, दो मोड से हम रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, एक न्यूरल मोड, एक केमिकल। जो न्यूरल है उसका सेंटर ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ब्रेन में भी पोन्स और मेडुला में प्रेजेंट होगा। जो केमिकल है, केमिकल जो यह बेस्ड होता है किस पे? केमिकल रिसेप्टर पे, केमो रिसेप्टर पे, मतलब केमिकल का जो रिसेप्टर है उस पर बेस्ड होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? O2 का जो कंसनट्रेशन है, CO2 का जो कंसनट्रेशन, H+ का कंसनट्रेशन है, इसके चेंज के कारण यह केमो रिसेप्टर पे स्टिमुलस आएगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? केमिकल रेगुलेशन। क्या होता है इसको अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। केमिकल रेगुलेशन को इसमें अपन डिस्कस करेंगे। न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है? सबसे पहले एक टर्म है ऑनडाइन कर्स। क्या होता है ऑनडाइन कर्स? ऑनडाइन कर्स क्या बोलता है कि हम जानते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है, मतलब यह एक ऑटोमेटिक रेगुलेशन का फिनोमिना है। अगर सपोज डैट ऑटोमेटिक रेगुलेशन स्टॉप हो गया हो, ऑटोमेटिक रेगुलेशन बंद हो गया हो, लेकिन फिर भी उसमें जो कॉन्शियस ब्रीदिंग होता है, कॉन्शियस ब्रीदिंग कंटिन्यू होता है, इस टर्म को बोलते हैं ऑनडाइन कर्स। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक रेगुलेशन जो होता है ब्रीदिंग का वो बंद हो गया हो और कॉन्शियस ब्रीदिंग कंटिन्यू हो तो उसे बोलेंगे ऑनडाइन कर्स बोलेंगे। ये किस में देखने को मिलेगा? ये आपको दिखने को मिलेगा कि बल्बर, जो बल्बर पोलियोमाइलाइटिस है उसमें देखने को मिलेगा, CO2 नार्कोसिस में देखने को मिलेगा, CO2 नार्कोसिस में देखने को मिलेगा। और डिजीज़ जो होता है जब मेडुला कंप्रेस हो जाए, ऐसे डिजीज जब मेडुला कंप्रेस हो जाए उस केसेस में देखने को मिलेगा, मतलब डिजीज प्रोसेस डेट कंप्रेसेस द मेडुला, उस केसेस में यह क्या हो जाएगा? तुम्हें देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग न्यूरल रेगुलेशन। जो हमारा क्या टॉपिक था? न्यूरल रेगुलेशन। उसमें हम क्या बात किए? सबसे पहले ऑनडाइन कर्स क्या होता है। अब आते हैं कि जो मेन न्यूरल रेगुलेशन है उस टॉपिक पे आते हैं। अगर अपन बात करें न्यूरल रेगुलेशंस में, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या बात किए कि जो न्यूरल रेगुलेशंस है, शुरू में जो हम लोग बात किए न्यूरल रेगुलेशन है उसका जो सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन में भी पोन्स और मेडुला में। अगर अपन बात करें सबसे पहले पोन्स के बारे में, तो पोन्स के पास दो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। दो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, एक को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आपको ये जो प्रेजेंट होगा पोन्स का जो अपर पार्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दूसरा है क्या? एपन्यूस्टिक सेंटर। क्या? एपन्यूस्टिक सेंटर। ये किस में हो जाएगा? जो पोन्स है पोन्स के लोअर पार्ट में यह देखने को मिलेगा। अगर बात करें मेडुला में, जो मेडुला में क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन तुम्हें देखने को मिलेगा। 3 इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक होता है DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, एक हो जाएगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, एक हो जाएगा प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 3 याद रखना। पोन्स में 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, कौन कौन? प्री न्यूमेटैक्सिक सेंटर, एक एपन्यूस्टिक सेंटर, और दूसरा हो जाएगा मेडुला में 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, डोर्सल, वेंट्रल और प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स। इस डायग्राम को देखो, यह क्या है? यह आपका हो गया पोन्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका? ये पोन्स हो गया। फिर ये क्या? नेक्स्ट वाला पार्ट, ये पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, और फिर उसके बाद जो ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो हम क्या बात किए, जो पोन्स का अपर पार्ट है, पोन्स का अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन सा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और पोन्स के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है क्या? एपन्यूस्टिक सेंटर। देखो एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट होता है। अगर अपन बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, डेट इज कॉल्ड, पहला हो जाएगा आपका DRG, दूसरा हो जाएगा क्या? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और तीसरा हो जाएगा आपका बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स। और ये जो न्यूक्लियस है इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस ऑफ रेट्रो एम्बिगुअस न्यूक्लियस बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस है तो ये जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस उसके पीछे आता है, इसे रेट्रो एम्बिगुअस बोलेंगे, न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस बोलेंगे। ये तो छोटा सा डायग्राम था। अगर बोले तो इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करके आना है। अगर अपन बात करें पोन्स में क्या होता है? 2 सेंटर देखने को मिलता है पोन्स में। एक तो आपका हो जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक हो जाएगा आपका एपन्यूस्टिक सेंटर। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या होता है? यह
इंस्पिरेशन को इनहिबिट करता है, लिमिट कर देता है। कैसे? क्योंकि यह एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करके, याद रखना, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये इंस्पायरेशंस को लिमिट कर देगा, ये मतलब स्टॉप कर देगा। कैसे? यह एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करके। और इस केसेस में क्या हो जाएगा, जो रेस्पिरेटरी रेट है ये क्या हो जाएगा, तुम्हें इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एपन्यूस्टिक सेंटर का, यह एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, यह इंस्पायरेशंस को प्रोलॉन्ग करता है। क्या करते हैं? इंस्पायरेशंस को प्रोलॉन्ग करता है। और यह एपन्यूस्टिक न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता था, लिमिट करता था इंस्पायरेशन को, यह प्रोलॉन्ग करता था। अब आता है कि आपका मेडुला में कितने टाइप का इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है? 3। फिर से बात कर लेते हैं, DRG, VRG और प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स। अगर अपन बात करें सबसे पहले प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स का, इस प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम? पेसमेकर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बोलते हैं या रेस्पिरेशंस बोलते हैं। किसको? पेसमेकर किसको बोलते हैं? प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह इनिशिएशन का काम करता है, रेस्पिरेशन को ये क्या करेगा? इनिशिएट करेगा, इनिशिएशन का काम करता है। इसीलिए हम प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? पेसमेकर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या रेस्पिरेशंस बोलेंगे। अब आता है कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है? यह जनरेट करता है एक रैंप सिग्नल। क्या करता है? रैंप सिग्नल को जनरेट करता है। इस रैंप सिग्नल के कारण क्या होता है, जो स्टेडी राइज करता है टाइडल वॉल्यूम में। स्टेडी राइज किसके कारण होता है? रैंप सिग्नल जनरेट के कारण। कितना? टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? जनरली हम कितना बोलते हैं, जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग में लेते हैं, डेट इज कॉल्ड 500 ml। तो मतलब इस 500 ml को जो मेंटेन करने के लिए रैंप सिग्नल रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना, जनरेट करता है रैंप सिग्नल, जिसके कारण स्टेडी राइज होता है किसमें? टाइडल वॉल्यूम में। अगर अपन बात करें वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का, तो एक चीज़ याद रखना, नॉर्मली बोलो या रेस्ट कंडीशंस में इसका रेस्पिरेशंस में कोई भी रोल नहीं होता। क्यों? यह फिर क्या करेगा? ये रेस्ट में तो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये फोर्सफुल कंडीशंस में काम कर सकता है, तो इसका मतलब रेस्ट के कंडीशंस में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरेशन जो होता है ना, यह एक पेसिव फेनोमेना होता है, पेसिव प्रोसेस होता है। जब पेसिव प्रोसेस होगा तो किसी का रोल नहीं होगा। तो मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का रेस्ट के कंडीशन में तो कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर मान लो जब भी बात आ गया फोर्सफुल एक्सपायरेशन का, मतलब मारधार का जब भी काम आ गया, तो वहाँ पे रोल आता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का। तो इसका मतलब जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम में हमें फोर्सफुल जो एक्सपायरेशन होता है वो किसके कारण होता है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के द्वारा। यह जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, यह जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, इस एक्स्ट्रा एफर्ट किसके ड्यूरिंग? एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, इसे अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव बोलेंगे या ओवर ड्राइव फेनोमेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवर ड्राइव फेनोमेना बोलेंगे। अगर अपन इसी चीज़ को अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो इस चीज़ को रिवाइज, अभी तक हम लोग क्या बात किए, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करके इंस्पायरेशंस को लिमिट कर देता है। इंस्पायरेशन को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है या लिमिट कर देता है। लेकिन इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं वैगल एफरेंट नर्व फ्रॉम लंग्स से एक वैगल एफरेंट नर्व आएगा। इसके कारण भी क्या होता है कि जो एपन्यूस्टिक सेंटर इसका इनहिबिट होगा और इंस्पायरेशंस को क्या करेगा? लिमिट करेगा। तो मतलब कौन कौन करेगा? एक तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता है, एक वैगल एफरेंट करता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन पूरा कैसे इंटीग्रेट होता है, इसे अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंस्पायरेशंस में सबसे पहले क्या होगा? पहला स्टेप है इनिशिएशन। क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशंस का इनिशिएशन होगा। और यह इनिशिएशन कहाँ पे होगा? यह इनिशिएशन अक्कर होता है मेडुला में। इसमें क्या होता है कि जो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स। कौन सा? प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह इनिशिएट का काम करता है।
मतलब प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स क्या कर देगा, यह इनिशिएट करेगा इंस्पायरेशन को। इनिशिएट करके क्या करेगा, जो स्पाइनल कोड है C3 C4 C5 जो नर्व रूट है, याद रखना C3 C4 C5 जो नर्व रूट है जिसको बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। क्यों? क्योंकि ये डायफ्राम में ये सप्लाई होता है नर्व, इसीलिए C3 C4 और C5 नर्व नोड को क्या बोलेंगे हम, फ्रेनिक नर्व बोलेंगे। और जैसे ही यह इस नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो यह क्या करेगा, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इंस्पायरेशन को क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा। ये होता है पहला स्टेप, इनिशिएशन। तो एक चीज़ याद रखना, हम बात की है ऑनडाइन कर्व्स। ऑनडाइन कर्व्स क्या होता है, बोलता है कि अगर रेगुलेशन रेस्पिरेशन का ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करता है। पेशेंट क्या करता है, कॉन्शियस ब्रीदिंग करता है। एक चीज़ याद रखना, ऑटोमेटिक क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो मेडुला है वो क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करता है, वही तो इनिशिएट करता है इंस्पिरेशन को, इंस्पायरेशन को। इसका मतलब जो रेस्पायरेशन है वो क्या है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। रेस्पायरेशन क्या है, यह एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक पेसमेकर होता है। पहला इंपॉर्टेंट, अगर प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स मान लो एब्सेंट है, अगर प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, तो रेस्पायरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनवॉलेंट्री नहीं वॉलेंट्री हो जाएगा। वॉलेंट्री हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि पेशेंट जो ब्रीथ करेगा वह कॉन्शियसली ब्रीथ करेगा, कॉन्शियसली ब्रीथ करेगा। अगर प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होगा तो इसका मतलब बोल सकते हैं प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स के कारण ही हम रेस्पिरेशन को इनवॉलेंट्री प्रोसेस बोल सकते हैं। ये किस में देखने को मिलेगा, CO2 जो नार्कोसिस है, CO2 जो नेक्रोसिस है, नॉट नार्कोसिस, नेक्रोसिस में। फिर इसमें जो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन किया जाता है। जब ड्यूरिंग जो स्लीप होता है उस टाइम में मैकेनिकल वेंटिलेशन किया जाता है ड्यूरिंग स्लीप, इसे इसका ट्रीटमेंट में। क्यों, CO2 नेक्रोसिस में। नेक्स्ट है, पहला स्टेप था इनिशिएशन, कंप्लीट हो गया। दूसरा है कि उस जो इंस्पायरेशन को हम इनिशिएट किए हैं उसको तो मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, तो मतलब दूसरा स्टेप है मेंटेनेंस ऑफ इंस्पायरेशन। तो इस क्यों करेंगे मेंटेनेंस, किस चीज़ को करेंगे, नॉर्मली हम जो टाइडल वॉल्यूम है, जो नॉर्मली हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो 500 ml के बराबर होता है, डेट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इस टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए करते हैं। और टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन कैसे करेगा, स्टडी राइज में जो टाइडल वॉल्यूम को हम जस्ट बात कर चुके थे, क्या जो एपन्यूस्टिक सेंटर जो प्रेजेंट होता है लोअर पोन्स में, इसके एक्टिविटी के कारण जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये स्टिमुलेट करेगा, और जिसके कारण RMP सिग्नल का जनरेशन होगा। RMP सिग्नल का जनरेशन होगा, यह RMP सिग्नल ही रेस्पॉन्सिबल होता है स्टडी राइज ऑफ टाइडल वॉल्यूम। याद रखना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसका टर्मिनेशन कैसे होता है इस चीज़ को देखो। टर्मिनेशन देखो, हम नॉर्मली क्या करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, और वह जो लेते हैं जो छोड़ते हैं वो 500 ml के बराबर होता है, टाइडल वॉल्यूम के बराबर होता है। इसका मतलब आपने नॉर्मली सांस लिया, इसका मतलब इंस्पायरेशन खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसे एक्सपायरेशन करेंगे। यह एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बराबर होगा, जो 500 ml के बराबर होगा। इसको कैसे इनहिबिट करते हैं, देखो सबसे पहले दो चीज़ को हम लोग पहले बात कर चुके हैं, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक हो जाएगा वेगस एफरेंट फ्रॉम या वेगल एफरेंट फ्रॉम लंग्स। ये दोनों क्या करेगा, एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट कर देगा। जब एपन्यूस्टिक सेंटर इनहिबिट हो जाएगा, जो DRG है यह आपका इनहिबिट हो जाएगा। जब DRG इनहिबिट होगा तो रैंप सिग्नल क्या हो जाएगा, जनरेट नहीं होगा। जब रैंप सिग्नल जनरेट नहीं हुआ तो क्या स्टडी राइज होगा, क्या टाइडल वॉल्यूम का नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेशन ऑफ इंस्पायरेशन हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूरल सेंटर लीजन, मतलब लीजन, न्यूरल सेंटर में लीजन हो जाएगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लीजन बिलो मेडुला, मेडुला के नीचे जो लीजन होगा तो उससे क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें बिलो द मेडुला अगर लीजन हो गया, तो जब मेडुला के नीचे लीजन हो गया तो ये सोचो ये आपका पोन्स है, ये आपका मेडुला है, ये रीजन क्या आपका मेडुला, मेडुला का लोअर पोर्शंस में लीजन हो गया, तो इसका मतलब जो प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है मेडुला में, वह प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स के कारण
जो इंस्पायरेशन इनिशिएट करेगा वह इनिशिएट तो हो जाएगा, लेकिन जो नर्व 3 नर्व था C3, C4 और C5 जिसको हम फ्रेनिक नर्व बोलते हैं, जो डायफ्राम में सप्लाई होता है, उस C3, C4 और C5 नर्व के थ्रू वह सिग्नल आपके डायफ्राम तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब नहीं पहुंचेगा तो क्या इनिशिएशन होगा क्या इंस्पायरेशंस का? नो इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशंस। इसका मतलब प्री पोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स इनिशिएट कर तो देता है, लेकिन क्या होता है, स्पाइनल कोड को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोअर मेड्यूला लीजन हो गया और मेड्यूला के नीचे ही तो स्पाइनल कोड है, वहीं पे तो C3, C4 और C5 नर्व है जो फ्रेनिक नर्व है। फिर इसीलिए इनिशिएशन नहीं होगा और वहाँ पे रेस्पिरेशंस क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशंस स्टॉप कर जाएगा। इसका मतलब डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ हो जाएगा पर्सन का। नेक्स्ट है आपका पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन लीजन। क्या है? पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन लीजन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोन्स और मेडुला के जंक्शन के बीच में लीजन होगा। तो एक चीज़ याद रखना, मेडुला क्या करता है, हमारा रेस्पिरेशन को इनिशिएट करता है। पोन्स क्या करता है, इस जो इनिशिएट होता है उसको रेगुलराइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेशन तो इनिशिएट हो गया लेकिन वह इरेगुलर मैनर में रेस्पिरेशन होगा अगर पोंटो मेडुलरी जंक्शन का लीजन हो गया तो। नेक्स्ट है मिड पोंटाइन लीजन विथ वेगस कट। इसमें इस डायग्राम को फिर से फोकस करो। यह जो डायग्राम है आपका पोंटाइन बोल रहा है क्या, किसके बीच में, मिड पोंटाइन लीजन। मिड पोंटाइन्स लीजन में क्या हो जाएगा, बीच में पोन्स के बीच में लीजन हो गया। तो इसका मतलब यह जो बीच में लीजन हो गया, तो इसका मतलब जो एपन्यूस्टिक सेंटर है और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है दोनों के बीच में कनेक्शन खत्म हो गया। इसका मतलब जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसको इनिबिट करता था वो क्या इनिबिट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो हम जानते थे शुरू में ही बात किए, क्या जो एपन्यूस्टिक सेंटर है जो इंस्पायरेशन को प्रोलॉन्ग करता है, क्या करता है एपन्यूस्टिक सेंटर, प्रोलॉन्ग करता है। तो यह तो प्रोलॉन्ग ही रह जाएगा इंस्पायरेशन। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो मिड पोंटाइन्स लीजन जब हो जाए या वेगस कट हो जाए तो इसका मतलब जो एपन्यूस्टिक सेंटर है, इस एपन्यूस्टिक सेंटर को कोई भी इनिबिट नहीं कर पाएगा। कोई कहने का मतलब ना न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसको इनिबिट कर पाएगा, नहीं वेगस एफरेंट जो लंग्स से आता है, वेगस एफरेंट नर्व, ये भी इसको एपन्यूस्टिक सेंटर को इनिबिट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एपन्यूस्टिक सेंटर आज़ाद हो गया। जब क्या जगह और एपन्यूस्टिक सेंटर जब आज़ाद हो गया तो ये अपना काम आज़ादी से करेगा। इसका मतलब इंस्पायरेशन को क्या करेगा, प्रोलॉन्ग कर देगा। और इसीलिए इस इंस्पायरेशन को क्या बोलेंगे, एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग बोलेंगे। यहाँ तक जो हम लोग बात किए डेट इज कॉल्ड न्यूरल रेगुलेशन। और अब जो हम लोग बात करने जाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा डेट इज कॉल्ड केमिकल रेगुलेशन। और केमिकल रेगुलेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।